हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। नंदिनी की मंशा जानने के बाद हीरालाल ने कागज कलम उठाई और रवि को चिट्ठी लिखनी शुरू की। प्रिय रवि, सर्वदा प्रसन्न रहो। ईश्वर से तुम्हारी दीर्घायु की कामना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सर्वदा सुखी एवं आरोग्य बनाए रखे। तुम्हारा भेजा पत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ और पत्र में लिखे सुझाव के अनुसार मैं आज नंदिनी के ससुराल गया था। नंदिनी और उसके सास ससुर से तुम्हारे सुझाव पर विचार विमर्श हुआ। बेटा, शायद तुम्हें यह पढ़कर निराशा होगी कि नंदिनी की सास और नंदिनी का कहना है कि 2 सप्ताह पहले ही आकाश नंद अपने गांव आया था। वे बता रही थी कि आकाश को देखकर उन्हें ऐसा लगा कि वह संन्यास से गृहस्थी की ओर लौटने का मन बना रहा है, इसलिए अभी कम से कम 6 माह तक वे आकाश की प्रतीक्षा करेंगे, तभी आगे के निर्णय पर कुछ सोच विचार होगा। रवि, मुझे ज्ञात है कि तुम एक समझदार इंसान हो और एक पिता की मजबूरी को भली भांति समझते हो। यदि तुम इतनी प्रतीक्षा और करने को सहमत हो तो ठीक है, अन्यथा तुम अपना कोई भी निर्णय लेने को स्वतंत्र हो। मुझे यह भी मालूम है कि ऐसी स्थिति आने की दशा में मैंने तुम्हारे पिता के सामने एक वायदा किया था। यदि तुम ऐसा उचित समझो कि अंजू को बिना पूछे इस रिश्ते के लिए मजबूर किया जाना ठीक रहेगा, तो अपनी मंशा हमें तुरंत बता देना। हम उसके आगे की बातचीत करके उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अन्यथा मेरी राय में तुम्हारे लिए यही उचित होगा कि तुम कहीं और अपने जीवन साथी की तलाश करो। बाकी सब सामान्य हैं। घर के सभी सदस्य तुम्हें यथा योग्य सेवा शुभ आशीष कहते हैं। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में हीरालाल। करीब 10 दिन के बाद हीरालाल की भेजी हुई चिट्ठी रवि को मिल गई। चिट्ठी को पढ़कर रवि का हृदय बहुत खुश हुआ। करीब 1.5 वर्ष के बाद अब वह नंदिनी की चुंगल से आसानी से मुक्त होने जा रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा कि एक बार वह इस समस्या से बाहर निकल जाएगा तो दोबारा हीरालाल के परिवार की ओर झांक कर भी नहीं देखेगा। नंदिनी के साथ साथ अंजू से भी अब उसका मन ऊब सा गया था। उसे यह भी एहसास था कि अंजू के साथ रिश्ता करने पर भी नंदिनी उसके जीवन के साथ खिलवाड़ कर सकती है। इसलिए यही अवसर था कि रवि अपना बड़प्पन दिखाकर हीरालाल के परिवार से दूरी बना ले। इससे उसके माता पिता का भी मान सम्मान बचा रहेगा। रवि का नंदिनी से मोह भंग होने का जो भी कारण रहा हो, लेकिन अंजू जैसी सुंदरी से दूरी बनाने का उसके मन में केवल और केवल एक ही विचार था। रेवाधर की बेटी चंपा को देखकर रवि ने सोच लिया था कि इस लड़की के साथ जो भी कुछ बुरा हुआ है वह मेरे कारण ही हुआ है। इसलिए अगर भविष्य में यदि ऐसी कोई संभावना बनेगी तो वह अंजू के बजाय चंपा से शादी करके अपने कृत्य का पश्चाताप करना चाहता था। आज हीरालाल का पत्र पढ़कर उसकी इस उम्मीद को थोड़ा सा बल मिला। रवि ने हीरालाल के पत्र को 2-3 बार पढ़ा और इसके बाद उसने पत्र का जवाब लिखा। आदरणीय अंकल जी, नमस्कार। आपका भेजा हुआ पत्र मुझे प्राप्त हुआ। पढ़कर सभी हाल समाचार प्राप्त हुए। जैसा कि आपने पत्र में लिखा है कि नंदिनी और उसके सास अभी 6 माह तक हमारे रिश्ते पर आगे कोई कदम बढ़ाने को तैयार नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं हृदय से यही चाहता हूँ कि नंदिनी का घर टूटने से बच जाए। मैं नंदिनी और उसके सास ससुर की बात का पूरा सम्मान करता हूँ। आपके द्वारा पिताजी को जो वचन दिया गया था वह भी मेरे हिसाब से आपकी छोटी बेटी अंजू के साथ एक प्रकार से अन्याय ही होगा। मैं खुद भी नहीं चाहता हूँ कि किसी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी और की इच्छाओं की बलि ली जाए। इसलिए मैं स्वतः इस रिश्ते से अपने आप को अलग करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लेंगे। मेरे परिवार की ओर से भी आप निश्चिंत रहें और कहीं योग्य रिश्ता मिलने पर अपनी छोटी बेटी का रिश्ता वहाँ कर दें। नंदिनी के लिए मैं फिलहाल यही दुआ करूँगा कि उसका पति उसे अपना ले। अगर आपको और परिवार के किसी भी सदस्य को मेरे व्यवहार से कष्ट पहुंचा हो तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। मैं आज अपने माँ पिता को भी इस संदर्भ में चिट्ठी भेज रहा हूं। आप उनकी ओर से भी निश्चिंत रहना। शेष कुशल आपका, रवि। इसके बाद रवि ने अपने पिता को भी चिट्ठी में हीरालाल और उसके बीच हुए पत्राचार की बातें विस्तार से लिख दी। उसने पिता को यह भी लिखा कि हीरालाल और उनके परिवार पर उनके द्वारा किए गए वायदों के लिए कोई दबाव न बनाएं।
इसके बाद उसने अगली सुबह अपने ऑफिस की ओर जाते समय दोनों चिट्ठियां डाकघर की पत्तर पेटी में डाल दी। रवि के मन में चंपा को लेकर द्वंद्व चल रहा था। कभी वह सोचता कि उससे पहले चंपा के माता पिता को विश्वास में लेना चाहिए। उसी पल उसका मन उसे प्रश्न करता, नहीं पहले अपने माँ बाप से तो पूछ ले, कहीं वे इस बात के लिए राजी न हो तो फिर कहीं का न रहेगा। इसके अलावा एक तीसरी बात भी जो रवि को परेशान कर रही थी। कभी कभी वह सोचता कि मुझे पहले चंपा से इस रिश्ते के बारे में पूछ लेना चाहिए। कहीं उसके मन में मेरे प्रति कोई घृणा का भाव हो तो पूरी जिंदगी नारकीय हो जाएगी। इसी सोच विचार में करीब 1 माह का समय और बीत गया। इस बीच धनीराम को रवि का भेजा पत्र मिला। पत्र को पढ़कर धनीराम के मन में एक बार फिर बेटे के प्रति क्रोध का भाव जागृत हुआ। उसने रधुली को भी रवि का पत्र पढ़कर सुनाया तो माँ का हृदय अपने बेटे के लिए पुनः द्रवित हो उठा। रधुली ने धनीराम से कहा, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ कि हमारे बेटे को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई। उसके कारण ही मेरा बेटा अपना घर बार छोड़कर बेघरों के जैसे जीवन जी रहा था। गोलू जू ने मेरी मुराद सुन ली। सबसे पहले कल मैं गोलू जू के थाने में खैरात बाहूंगी। आगे का काम बाद में होगा। हमारे इष्ट गोलू जू की कृपा से इस समस्या से रवि को छुटकारा मिला है। सन्नी के बापू, तुम अभी बाजार जाकर खैरात का सामान ले आओ। ऐसे शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। बाजार से एक अंतर्देशीय पत्र भी लेते आना। पूजा के बाद कल रवि के लिए चिट्ठी भी लिख देना। मैं तो कहती हूँ उसे घर बुला लो। अब तो गोलू जू की कृपा से तुम बंटी वाला मामला भी सुलझा चुके हो। मेरी बात मानो तो जल्दी से उसके लिए कहीं कोई लड़की देख लेते हैं। हमारी लेट लतीफ़ी के चलते ही जवान लड़का उस चुड़ैल के बहकाने में आया। इस बार तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारी एक न सुनूंगी। क्या कमी है मेरे बेटे में? क्या उसके लिए लड़कियों का अकाल पड़ा हुआ है? धनीराम ने रधुली से ज़्यादा बात नहीं की और खाना खाने के बाद वह सोने के लिए अपनी खटिया पर चला गया। रधुली ने भी घर का काम निपटाया और वह अपनी खटिया पर सो गई। अगली सुबह दोनों जल्दी उठ गए। धनीराम ने रधुली से सामान के पैसे लिए और बाजार को चला गया। रधुली ने पुजारी जी और गांव के हर घर पर जाकर सभी को खैरात खाने का न्योता देकर आ गई। थोड़ी ही देर में धनीराम बाजार से पूजा पाठ का सामान ले आया। इसके बाद धनीराम ने गोलू जू के थाने में खैरात की व्यवस्था की। पुजारी जी ने विधि विधान से गोलू जू की पूजा की और उनको भोग लगाया। इसके बाद सभी बड़े बूढ़ों को गोलू जू के थान में तैयार प्रसाद बांटा गया। इस तरह धनीराम और रधुली ने गोलू जू की पूजा की। रधुली ने गोलू जू को अपने बेटे को इस मुसीबत से निकालने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इसे एक इत्तेफाक ही कहा जा सकता है कि इस बार भी जब धनीराम बाजार से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसकी मुलाकात हीरालाल से हो गई। हीरालाल ने धनीराम को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उसकी कुशल अक्षेम पूछी। धनीराम ने हीरालाल की नमस्कार का जवाब दिया और फिर दोनों ने रास्ते में बैठकर बड़ी देर तक बातचीत की। धनीराम ने हीरालाल से पूछा, क्या इस बीच आपके लिए भी रवि की कोई चिट्ठी पत्री आई थी? हीरालाल ने कहा, हाँ, पिछले माह आई थी। उसके बाद मैं नंदनी की ससुराल भी गया था। नंदनी और उसकी सास ने कुछ दिन का समय और मांगा था। जब आपका बेटा भी कब तक इंतजार करता रहेगा? हम भी नंदनी और उसके सास ससुर पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने रवि को यह बात साफ साफ चिट्ठी में लिख दी थी। इसका जवाब भी आ गया। रवि का कहना है कि वह भी अब ज़्यादा दिन नंदनी का इंतजार नहीं कर सकता। उसका यह भी कहना है कि ऐसी स्थिति में अंजू के साथ उसकी शादी करना भी उचित नहीं होगा। धनीराम ने कहा, बात तो रवि सही कह रहा है। इस तरह आपकी दोनों बेटियों के मन में एक दूसरे के प्रति हमेशा मन मुटाव रहेगा। चलो कोई बात नहीं, भगवान को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं होगा, इसलिए बात बनते बनते रह गई। हीरालाल ने हाथ जोड़कर धनीराम से क्षमा मांगी और इसके बाद हीरालाल बाजार की ओर और धनीराम अपने घर चला आया। हीरालाल यह सोचकर आगे बढ़ रहा था कि अच्छा हुआ इस बूढ़े के पागल लड़के से हमारे परिवार को मुक्ति मिली, जबकि धनीराम यह सोच रहा था कि हम लोग बेकार में ही इतने दिनों तक हीरालाल और उसकी बेटी नंदनी के झांसे में फंसे थे। अब तक रवि की शादी हो गई होती। यह तो अन्य लड़कों की तरह एक बच्चे का बाप भी बन गया होता। अच्छा हुआ समय रहते बेटे को सद्बुद्धि आ गई।
अब मुझे उसके लिए कोई ठीक ठाक रिश्ता ढूंढ ही लेना चाहिए। धनीराम घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी रधुली से हीरालाल से मुलाकात की बात बताई। रधुली ने मजाक के मूड में धनीराम से पूछा, क्या कह रहा था तुम्हारा भूतपूर्व समधी? धनीराम ने कहा, क्या कहता बेचारा, कुछ कहने को हो तो तभी कहेगा ना। कह रहा था पंडित जी बेटी के कारण सिर नीचा हो गया, तुम्हें भी 1-1.5 साल से उलझा रखा था, अब तुम अपने लड़के के लिए कोई नया रिश्ता ढूंढ लो। रधुली बोली, उनसे पूछा नहीं कि ऐसी स्थिति में तुम तो अपनी छोटी बेटी का रिश्ता हमारे रवि से करने का वचन दे रहे थे, अब क्या हुआ उस वायदे का? धनीराम बोला, हीरालाल कह रहा था कि आपके बेटे रवि ने अंजू से शादी करने को मना कर दिया, अब हमारी ओर से ज़्यादा जिद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। 10 दिन बाद धनीराम को रवि का एक और पत्र मिला। पत्र पढ़कर धनीराम हैरान सा रह गया। रवि ने लिखा था कि मेरे लिए आप लोगों को कोई और लड़की देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए चंपा से शादी करना चाहता हूँ। यह पढ़कर धनीराम सोच में पड़ गया। उसने पिछली बात सोची, रधुली भी तो ऐसा ही कह रही थी। उसने यह बात रधुली को भी बताई तो उसने कहा, क्या वे लोग उसी गांव में अपनी बेटी का रिश्ता करेंगे जहां एक बार बिन ब्याहे उनकी बेटी विधवा हो गई हो? तुम ऐसा करो, मोहनलाल को लेकर रेवाधर के घर उनकी बेटी का रिश्ता के लिए चले जाओ, देखते हैं वे क्या कहेंगे। अगले दिन धनीराम मोहन के साथ रेवाधर के घर पहुंच गया। धनीराम ने रेवाधर से कहा, हम बेटी चंपा का हाल चाल पूछने आए थे, उसके भविष्य की मुझे और दौलतराम को बड़ी चिंता है, क्या कहीं उसके रिश्ते की बात चल रही है? रेवाधर ने कहा, हाँ चली थी 2 जगह, लेकिन हमें खुद ही कुछ वहाँ अच्छा नहीं लगा तो हमने इनकार कर दिया। धनीराम ने कहा, आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक गुजारिश करने आया था। रेवाधर ने कहा, आप हमारे पुराने परिचित हो, कुछ सोच समझकर ही यहाँ तक पहुँचे होंगे, अच्छा कहो अपने मन की बात। धनीराम ने कहा, मैं आपकी बेटी चंपा का हाथ अपने बेटे के लिए मांगने आया हूँ, आपको यह रिश्ता मंजूर हो तो दोनों परिवारों के लिए खुशी की बात होगी। रवि को भी यह रिश्ता मंजूर है, उसी की मर्जी से मैं यहाँ आया हूँ। रवि ने कहा है कि वो अपने किए पर प्रायश्चित करना चाहता है, उसका कहना है कि मेरी वजह से चंपा की जिंदगी खराब हुई है, मैं उसे शादी करके उस भूल का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। रेवाधर को धनीराम की बात सही लगी, रेवाधर इस रिश्ते से सहमत हो गया। रेवाधर ने कहा, ठीक है, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है और शादी भी हम जल्द से जल्द ही करेंगे ताकि चंपा इस दुख से उबर कर अपनी ज़िंदगी जिए। धनीराम ने कहा, ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से शादी की तारीख निकलवाता हूँ। फिर धनीराम ने हाथ जोड़कर जाने की इजाज़त मांगी। घर जाकर धनीराम ने रधुली को सारी बातें बताई तो रधुली भी बहुत खुश हुई। अगले दिन पंडित जी ने 15 दिन बाद की तारीख निकाली तो सब बहुत खुश हुए। धनीराम ने मोहनलाल से कहकर रेवाधर के पास संदेश भिजवा दिया कि शादी का मुहूर्त 15 दिन बाद का निकला है तो शादी की तैयारियां करे। साथ ही धनीराम ने अपने बेटे रवि को जल्द ही बुलाने की बात भी कही। मोहनलाल ने सारी बातें रेवाधर और उसकी पत्नी को बताई तो वे लोग बहुत खुश हुए और शादी की तैयारियां करने लगे। इस बात के लिए उन्होंने गोलूजू का धन्यवाद किया। उधर धनीराम ने रवि को चिट्ठी लिख बताया कि घर जल्दी आ जाए, हमने चंपा के साथ तेरी शादी पक्की कर दी है। जब रवि को पत्र मिला तो पढ़कर रवि बहुत खुश हुआ और उसने भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रवि ने अपना सामान बांधा और गांव की ओर निकल पड़ा। धनीराम ने अपने बड़े बेटे सन्नी को भी पत्र भेजकर सारी बात बताई और फिर घर आने को कहा। दोनों भाई घर पहुंचकर शादी की तैयारियों में जुट गए। 15 दिन बाद रवि और चंपा की शादी भी हो गई और रवि अपने माता पिता और चंपा को लेकर मुंबई चला गया। सन्नी भी अपने बच्चों को लेकर पुणे चला गया। अब तक आकाश नंद की देखरेख में नई बस्ती में अस्पताल निर्माण का काम पूरा हो चुका था। नवनिर्मित अस्पताल का नाम बाबा संतराम अस्पताल रखा गया। इस अस्पताल की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया। इस ट्रस्ट का नाम बाबा संतराम चैरिटेबल ट्रस्ट रखा गया। इधर बाबा चरणदास शिवालय को बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर रहे थे।
पिछले वर्ष आकाश नंद के संन्यास धारण करने की दूसरी वर्षगांठ के दिन से बाबा चरणदास ने शिवालय के अन्य साधु सन्यासियों को बता दिया था कि अस्पताल बनने के बाद भी उसकी साज सज्जा के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। यह समाज सेवा का पुण्य काम है। साधु सन्यासियों को ऐसे परोपकारी कार्यों में हमेशा आगे रहना चाहिए। इसलिए सभी साधु सन्यासी इस पुण्य कार्य में सहयोग करने के लिए जी जान से जुट गए। सभी अपने अपने इलाके में अस्पताल का खूब प्रचार करते। सूरत के सेठ मारवाड़ियों ने शिवालय में इस कार्य के लिए खूब दान दिया। इस तरह एक वर्ष में 50 लाख से भी अधिक की धनराशि मंदिर में एकत्र हो चुकी थी। चरणदास ने मंदिर के सभी साधु सन्यासियों को पिछले एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आकाश नंद के संन्यास ग्रहण करने की तिथि के दिन भंडारे का आयोजन करने को कहा। निर्धारित तिथि को इस आयोजन के लिए प्रचार प्रसार किया गया। बाबा चरणदास ने आकाश नंद के माता पिता को भी इस आयोजन में सम्मिलित करने का मन बना लिया था। आकाश नंद ने चरणदास जी से विचार विमर्श करके इसी दिन अस्पताल का उद्घाटन करने की इच्छा जताई। चरणदास ने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। अस्पताल के उद्घाटन से पहले वहां के लिए आवश्यक साजो सामान की व्यवस्था बाबा संतराम चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से संपन्न करवाई गई। सैकड़ों डॉक्टरों सहित अस्पताल में मरीजों की देखभाल के लिए अन्य कार्मिकों की नियुक्ति भी बाबा संतराम चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा बड़े ही पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया। आकाश नंद के संन्यास ग्रहण की वर्षगांठ एवं अस्पताल के उद्घाटन समारोह की तिथि नजदीक आ गई। शहर के सभी नामी गिरामी सेठ एवं इलाकों के नेताओं को समारोह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाए गए। बाबा चरणदास ने आकाश नंद से उनके माता पिता को भी इस समारोह में बुलाने की बात कही। यह सुनकर आकाश नंद ने कहा, बाबा मेरे माता पिता बहुत वृद्ध हैं, वे अकेले यहाँ नहीं आ सकते, उनको इतनी दूर से कौन लाएगा। बाबा चरणदास ने कहा, तुम इस बात की चिंता छोड़ो, मैंने उनके यहाँ आने का प्रबंध कर लिया है। मैं नैले दैले को तुम्हारे गांव भेजकर तुम्हारे माता पिता को लाने को कहूँगा, वे दोनों सुरक्षित उन्हें यहाँ ले आएंगे। यह सुनकर आकाश नंद ने बाबा चरणदास की बात मान ली। अगले दिन बाबा चरणदास ने नैले दैले को याद किया तो दोनों तुरंत हाजिर हो गए। बाबा चरणदास ने उन्हें बताया कि उन्हें आकाश नंद के गांव जाकर उनके बुजुर्ग माता पिता को यहाँ लाना है। इसके लिए तुम एक चील गाड़ी का प्रबंध करो। नैला मेरा रूप धारण करके चरणदास बनेगा और दैले की जिम्मेदारी होगी कि वह उस चील गाड़ी का चालक बन कर जाएगा। चरणदास की आज्ञा को शिरोधार्य समझकर नैले दैले ने अपनी शक्ति से तुरंत एक चील गाड़ी का प्रबंध कर दिया। इसके बाद पलक झपकते ही नैले ने चरणदास का रूप धारण किया और दैले ने विमान चालक की पोशाक धारण कर ली। बाबा चरणदास ने नैले दैले को समझाते हुए बताया कि आकाश नंद के घर पहुंचकर उन्हें यह निमंत्रण पत्र चरणदास के रूप में नैला आकाश के माता पिता को देगा। आकाश के माता पिता को यह कहना कि उनका बेटा आकाश नंद समाज सेवा के लिए अपने गुरु बाबा संतराम के नाम से एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण कर चुका है। उसके उद्घाटन में आपका वहां चलना बहुत जरूरी है। काम की व्यस्तता के चलते वह यहाँ नहीं आ सके, इसलिए मैं आपको लेने के लिए स्वयं यहाँ आया हूँ। यदि आप दोनों मुझ पर विश्वास करते हैं तो आप दोनों के लिए मैं चील गाड़ी की व्यवस्था करके लाया हूँ, जिससे आप सभी को सुरक्षित वहाँ ले जा सकूँ। आकाश नंद ने बाबा चरणदास से पूछा, बाबा यदि नंदिनी ने भी इनके साथ यहाँ आने की जिद की तो फिर क्या होगा? आप तो जानते ही हैं कि वह बहुत दुष्ट आचरण वाली महिला है। बाबा चरणदास ने कहा, नंदिनी अभी वहाँ किसी और उलझन में उलझी हुई है। आपके माता पिता की यहाँ आने की बात पर नंदिनी बहुत खुश होगी। वह तो ऐसा ही चाहती है कि किसी बहाने वह इस घर में कुछ दिन अकेली रहे। आकाश नंद ने कहा, बाबा आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए हर एक पल के भूत भविष्य का ज्ञान रखते हैं। इसके बाद आकाश नंद ने नैले दैले को इस काम को सावधानी पूर्वक करने को कहा। नैले दैले ने आकाश नंद को आश्वस्त करते हुए कहा कि कुछ ही पल में आपके माता पिता आपके सामने होंगे। यह कहकर दोनों ने आकाश नंद के गांव की ओर प्रस्थान किया। पलक झपकते ही नैले दैले आकाश नंद के गांव में पहुंच गए। दिन के करीब 12 बजे होंगे। नैले दैले जैसे ही मनीराम के आंगन में पहुंचे, चरणदास के वेश में नैले ने चौंक से अलख निरंजन का उद्घोष किया। यह सुनकर मनीराम और उनकी पत्नी कमला घर से बाहर आंगन में आ गए।
कमला ने चरणदास को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। चरणदास ने दोनों हाथ खड़े करके कहा, माई तेरा कल्याण हो, कहो अब तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। कहकर नैले ने कमला से कुछ आत्मीयता जताते हुए पूछा। कमला बोली, बाबा जी आपकी कृपा से मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आजकल मेरी बहू नंदिनी की तबीयत कुछ खराब है। चरणदास के वेश में नैले ने कहा, उसका इलाज तो तुम लोग कलीराम जगरी से करवा ही चुके हो, इसलिए उसकी चिंता छोड़ो, वैसे भी वह अपने मन की मालकिन है। मनीराम ने जैसे ही यह बात सुनी वह बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, बाबा आपको यह सब भी पता है, फिर तो आपने आकाश नंद को भी यह बात बता दी होगी। यह सुनकर हमारे आकाश ने क्या कहा। चरणदास के रूप में नैले ने कहा, आकाश नंद तो खुद आपके पास पहुंचने वाला था, लेकिन कुछ जरूरी काम में व्यस्त होने के कारण वह खुद न आ सका। मैं आपके लिए निमंत्रण पत्र लेकर आया हूँ। आपके बेटे आकाश नंद के अथक प्रयास से सूरत में एक बहुत बड़ा अस्पताल तैयार किया गया है। बहुत जल्दी उसका उद्घाटन होने वाला है। इस उद्घाटन समारोह में आप दोनों का वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी होगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।